नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडो हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा मेरा हिंदी व्याकरण का। जिस प्रकार मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में वर्ण, स्वर वर्ण और अब इस वीडियो में मैं आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा, तो साथियों आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह सेशन सभी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्यंजन वर्ण। क्या आप व्यंजन वर्ण को जानते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं पिछले वीडियो का इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देता हूं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 53 और उन्हीं में से उसको दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। हमने स्वर वर्ण के बारे में बता दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे भी जाकर आप देख लीजिएगा। तो व्यंजन वर्ण किस वर्णों को कहते हैं, अब इस पर देखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आप बोलते हैं को तो लास्ट में आता है ओ। अगर आप बोलते हैं चो तो वहां पर आपको लास्ट में आएगा ओ। जब लास्ट में ओ आ रहा हो अर्थात को, चो, टो, आप बिना स्वर वर्ण के बोल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है, जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से होती है, उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब समझ में आया? देखिए व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में पूछेगा। इसकी संख्या होती है 33। याद रखिए, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। याद रखिएगा। अब चलिए इसके भेद के बारे में जानते हैं कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब यहां पर हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? तो देखिए, आपको डिटेल से जानकारी दूंगा और आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, चाहे इंटर हो, बीए हो या फिर कोई भी क्लास हो, कोई भी कंपटीशन हो। देखिए, व्यंजन वर्ण के पहले भेद को हम लोग पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा सभी उच्चारण अवयव को पूर्णतः स्पर्श करती है, उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसीलिए उसका नाम रखा गया स्पर्श व्यंजन। इसमें बहुत सारे कंडीशन हैं। उच्चारण अवयव, ये उच्चारण अवयव क्या होता है? तो देखिए, जहां से आप कोई भी वर्ण को उच्चरित करते हैं, जहां से आप बोलते हैं, उसी को कहा जाता है उच्चारण अवयव। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये उच्चारण अवयव होते हैं। तो यहां पर हमारे जीव इन वर्णों को, किन किन वर्णों को? तो जैसे को से लेकर आप मो तक बोलते हैं, जिसमें आता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन सब का जब उच्चारण आप करते हैं तो आप उच्चारण करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी जीवा जो है वो सभी उच्चारण अवयव को कहीं न कहीं स्पर्श जरूर करेगी। अगर आप बोलते हैं को तो ये कंठ से निकलता है। अगर आप बोलते हैं चौ तो ये तालु पर फोकस करता है जीव। जब बोलते हैं टो तो ये मूर्धा से बोला जाता है। और जब बोलते हैं आप तो ये दांत से बोला जाता है। और जब बोलते हैं पो यानी पो का सब पांचों। अब वर्ग क्या होता है? तो पो का उच्चारण वो होता है ओष्ठ से
अब यहां पर बात आती है कि सर कवर्ग क्या होता है, चवर्ग क्या होता है, टवर्ग क्या होता है। देखिए कवर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंघ, क ख ग घ और अंघ। चवर्ग में आता है च छ ज झ य, तवर्ग में आता है तो थ द ध न, तो इसी को वर्ग कहते हैं। और यहाँ पर ऐसे व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ऐसे व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, याद रखिए। और इन वर्णों का संख्या जो होता है वो होता है 25। तो ये मेरा स्पर्श व्यंजन पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। अंतःस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा उच्चारण अवयव को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है, अर्थात जैसे यो, रो, लो और वो, इसकी संख्या होती है 4 और इसको कहा जाता है अर्धस्वर। इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण में अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बोलना है 4। समझ में आया? तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, और वो होगा मेरा उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न, अब घर्षण क्या होता है वो समझा रहे हैं। घर्षण से उत्पन्न प्राणवायु उष्ण निकलता हो। क्या निकलता हो? उष्ण निकलता है। जैसे आप बोलते हैं शौ, जैसे आप शौ बोलते हैं तो आप हाथ को रखेंगे तो शौ बोलने में या हो बोलने में आपको अनुभव होगा ये प्राणवायु जो है अंदर से जो हवा आ रही है वो गर्म होती है, नहीं उष्ण होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है उष्ण व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4, याद रखिए, तीनों 100 और हो मिला के इसकी संख्या 4 होती है। तो साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों अब हम लोग उसके बचे हुए भेद को पढ़ेंगे, जैसे कि हम वायु प्रक्षेप की दृष्टि से पढ़ेंगे। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। अब हम लोग सीखेंगे अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। देखिए अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अल्प मात्रा में निकले और हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो। अब प्राण वायु अल्प मात्रा में निकले और हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो, उसको हम कहेंगे अल्प प्राण। याद रखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं क, इसमें कोई हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगर आप बोलते हैं गौ, इसमें भी नहीं होती है। अगर आप बोलते हैं अंगो तो इसमें भी नहीं होता है। लेकिन जब आप बोलते हैं ख, तो ख, ऐसा ख जब बोलते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो इसलिए हमने लिखा कि जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प मात्रा में प्राणवायु निकले और हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो, उसको हम कहेंगे उसको कहेंगे हम अल्प प्राण। अब देखिए इसका ट्रिक बता देते हैं आपको। इसका ट्रिक होता है 135। अब सर 135 का मतलब क्या होता है? 135 का मतलब होता है जैसे आप लिखते हैं कवर्ग, तो कवर्ग में पहला क को लेना है, फिर ग को लेना है, पचमा को लेना है, यानी कि पहला हो गया, तीसरा हो गया और पचमा हो गया। तो में भी देखिए पहला, तीसरा और पचमा, तो में भी पहला, तीसरा और पचमा। और विशेषता यही है कि इसमें यो, रो, लो और वो आता है। तो ये हो गया आपका अल्प प्राण। समझ में आया? तो अब वायु प्रक्षेप की ही दृष्टि से दूसरा भेद होता है महाप्राण का। महाप्राण किसको कहते? अब हम लोग पढ़ेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु जस्ट इसी का उल्टा है, जिस वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले तथा हकार की ध्वनि उत्पन्न हो,
उसको हम कहेंगे महाप्राण। अब देखिए इसका क्या है, इसका है दूसरा और चौथा। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा इसमें डाल दीजिए, जैसे कि क वर्ग का आ गया ख और घ, च वर्ग का आ गया छ और ज, ट वर्ग का आ गया ठ और ढ। तो इस प्रकार आपको समझ में आ जाएंगे। अब रहा कि सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, देखिए इसमें आपको दे दिया जाएगा क, ख, तो और ख। इसमें आपको पूछा जाएगा कि महाप्राण, किस वर्ण को महाप्राण कहेंगे। ये 4 ऑप्शन होंगे, एक आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आगामी एग्जाम जो होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब इसका यहाँ पर आप ट्रिक याद रखेंगे कि महाप्राण दैट मीन्स 24, महाप्राण 24, अल्पप्राण 135, अल्पप्राण 135 और महाप्राण 24। 24 का अर्थ दूसरा और चौथा, और लास्ट में बच जाता है मेरा 300 और ह। समझ में आया? तो ये इन वर्णों को हम कहते हैं महाप्राण। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है। नाद के दृष्टि से 2 भेद होते हैं। अब नाद क्या होता है, देखिए नाद क्या होता है, स्वर तंत्रिका को नाद कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृति उत्पन्न करती हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृति उत्पन्न करती हैं उसको कहेंगे हम घोष। नाद के दृष्टि से 2 होता है, घोष और अघोष। जिसमें झंकृति उत्पन्न होती है उसको हम कहेंगे घोष, और जिसमें नहीं होता है उसको हम कहेंगे अघोष। लेकिन इसको समझना इम्पोर्टेंट है। देखिए घोष को पहले समझिए। इसमें आता है तीसरा, चौथा और पांचवा, और सारे स्वर यानी वो 11 को हम कहेंगे घोष। और यो, र, ल, व और ह इसको हम कहते हैं घोष वर्ण। अब आपको समझ में आया? इसका होता है तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि आप ले लेंगे ग, घ और अंघ। इसका ले लेंगे ज, झ और य। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृति उत्पन्न नहीं करती, इसीलिए लगाया गया है अघोष। अब वहां क्या है, जिसे आप बोलते हैं क और ख। क और ख जब बोलते हैं तो इसमें स्वर तंत्रियां आपस में कंपन नहीं करती हैं, यानी इसका फॉर्मूला होता है 1 2 यानी 12। आप क ले लेंगे और ख ले लेंगे, ये हो गया मेरा अघोष वर्ण। समझ में आया? घोष अघोष आपको समझ में आ गया होगा, और अब महाप्राण अल्पप्राण भी समझ में आ गया होगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आप व्यंजन वर्ण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। और आज के लिए इतना ही। लेकिन साथियों, आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।